डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का आईएससी बोर्ड का कोर्स हम कर रहे हैं आपके साथ, जो हमने करा के कंप्लीट कर दिया। कब का कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन भी हो गया और बहुत समय से नीट के पीवाईक्यूज की चल रही है लिस्ट, जिसमें आज चैप्टर हम लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीट के कुछ चुनिंदा 12-15 क्वेश्चंस का एक छोटा सा आधे घंटे का सेशन है जो आपके साथ डील करेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा यूज नहीं किया जाएगा जो कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पढ़ाया जाता, या कोई एक नया फॉर्मूला, नई टेक्निक या कुछ अलग जो आपको अपने स्कूल एग्जाम्स में नहीं पढ़ाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर क्वेश्चन नीट में जो आ रहा है उसको आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस, अपने स्कूल लेवल की पढ़ाई में जो कुछ आपने पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम डील करते चलेंगे और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सिंपल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, याद होगा तो बात बन जाएगी। कह रहा है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। जब वो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस बोले तो भी आपको वही पकड़ना चाहिए, जब वो आपसे लॉन्ग वायर बोले तो भी आपको वही पकड़ना चाहिए। With linear charge densities plus lambda and minus lambda units are same are placed in a distance of 2 r in free space। ठीक है, पैरेलल भी लाइनें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइंस आर पैरेलल, मतलब जो वायर्स हैं वो पैरेलल हैं, तो साफ पैरेलल कर दीजिए। तो यहां से भी ये इंफिनिटी और यहां से भी ये इंफिनिटी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कि 2r है, और फिर कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, बिल्कुल मध्य में पूछा गया है। अगर ये वो पॉइंट है P जहां पर फील्ड आपको कैलकुलेट करनी, तो ये डिस्टेंस तो r के बराबर है और साहब ये डिस्टेंस भी r के बराबर है। आप इस पर लैम्डा कूलम और इस पर माइनस लैम्डा कूलम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करें। अब देखें, प्लस की वजह से जो फील्ड होगी P पर वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और माइनस की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो दोनों फील्ड एक ही तरफ आ गई। जब दोनों फील्ड्स एक ही तरफ आ गई तो आप कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम कहेंगे E1 प्लस में E2। E1 का मतलब क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज 2k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय r, तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 4k लैम्डा बाय r, जहां पे k की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट की वैल्यू प्लेस कर दीजिए बेटा, बस सवाल सॉल्व हो गया। E नेट इक्वल टू 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय r। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, डी ऑप्शन करेक्ट। नीट का सस्ता सवाल है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको स्कूल लेवल पे ये डेरिवेशन कराई जाती है, फॉर्मूला याद कराया जाता है, सस्ता सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे भूलना नहीं है। कंडक्टिंग बोल दिया, शेल बोल दिया, मतलब स्फीयर है और स्फीयर के अंदर कोई फील्ड नहीं है, स्फीयर के बाहर फील्ड होगी। कभी भी आपको वो स्फीयर बोले तो आपको पूछना चाहिए कि हॉलो है या सॉलिड है। अगर कंडक्टिंग बोल दिया तो चार्ज आएगा सिर्फ आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज होने के बाद अंदर की तरफ फील्ड होगी 0 और बाहर की तरफ फील्ड होगी kq/r²। ये फॉर्मूला रट के रखना है। कह रहा है कि 3r/2 डिस्टेंस पे क्या फील्ड होगी, जबकि रेडियस r है और r/2 पर कितनी होगी। तो अच्छा, बाहर की तरफ E है तो r/2 का मतलब रेडियस अंदर ही पहुंच गया, r/2 यही है। जब तुम अंदर हो तो अंदर फील्ड कितनी है 0, तो डायरेक्ट आंसर 0, बाहर का कोई लॉजिक नहीं, रेशियो का क्वेश्चन नहीं है वो। आगे देखिए सवाल को। कह रहा है कि इसमें कोई चार्ज है जो सिमेट्रिकली रखा हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से जो कर्व सरफेस है B, इसमें कुछ फाई फ्लक्स जा रहा है। ये क्लोज सरफेस से अगर तुम टोटल फ्लक्स पूछोगे तो टोटल फ्लक्स वो कहेगा q/ε0 होता है। अब ये q/ε0 तीन तरह की सरफेसेस से जा रहा है, एक A से, एक कर्व सरफेस B से और एक फ्लैट सरफेस C से। A और C आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स थ्रू A प्लस फ्लक्स थ्रू C प्लस फ्लक्स थ्रू B है।
अच्छा ये भी है कि A और C आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, इक्वल है, तो इसे फाई थ्रू C बोल सकते हैं। और B से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो तुम कह दोगे वो फाई जा रहा है, तो ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसको 2 टाइम्स कर लेना चाहिए क्योंकि A और C दोनों ऐड हो रहे हैं। तो फाई थ्रू C क्या होगा बेटा, फाई थ्रू C बनना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई होल डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करा दीजिए, काम खत्म, 2 को उधर भेज दीजिए, डी ऑप्शन दिख रहा है, धमाकेदार डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, क्या कह रहा है, एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कोई परेशानी की बात नहीं, बस आपको शेप पहचाननी है, मेटालिक है कि हॉलो है, ये सब देखना है बस। हॉलो है, मेटल है, स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब अगर मेटल है और स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज होएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। The electric field due to sphere at distance r from the center, उसने डिस्टेंस r बोली है, वो बिल्कुल नहीं बताया है कि सेंटर के अंदर, मतलब स्फीयर के अंदर पूछ रहे हैं कि स्फीयर के बाहर पूछ रहे हैं। तो देखो ध्यान से बेटा, ये इसकी रेडियस है r, अगर r मेरा स्मॉलर होगा r से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, और r अगर ग्रेटर होगा r से, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा kq अपॉन r²। मैच कर ले ऑप्शन में 0 as r increases for r less than r, ठीक है, decreases r as increases for r greater than r, ठीक है, अच्छी बात है। तो यही सी ऑप्शन करेक्ट है कि जब तक r से छोटा है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जब r से बड़ा होने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लग जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ईच कैरिंग चार्ज q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दोनों के बीच में F फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो सबसे पहले F की चर्चा कर लो। F क्या है, F का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में चार्ज q था तो q1 q2 q² बन गया, और बीच का डिस्टेंस कुछ d है तो d, तो q² की जो वैल्यू है वो बनेगी F into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d², ये बन गया q² की वैल्यू। तो आप q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो q की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ओवर f into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d², ये बन गया। ठीक है भैया, अब क्वांटाइजेशन का रूल याद करिए, q इक्वल टू क्या होता है ne, तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा q अपॉन e, तो बस n का जो फॉर्मूला होगा उसमें q अपॉन e लगाना है, यानी इसके अपॉन e लगाना है, मैच कर लेना है, अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन d² अपॉन e। अच्छा बुद्धू बनाया इन्होंने, अगर हम लोग यहाँ पे भी रूट लगा लें तो क्या e का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, देख रहा होगा। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A if a point charge q is at one of its corner, किसी क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा अगर कॉर्नर पे एक चार्ज q रखा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वहां पर ये कंट्रीब्यूशन इन अ क्यूब सिखाया जाता है, और गॉस लॉ वाले चैप्टर में हमने अपने रेगुलर कोर्स में किया है कि चार्ज पार्टिकल है बेटा q। तो अगर आप इसको ध्यान दें तो q इनसाइड जो आप लिखते हैं वो लिखेंगे q अपॉन 8। कारण क्या है कि आप अगर कमरों के बारे में विचार करें तो इस प्रकार से विचार करें कि एक कमरा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, इसके पीछे बनेगा 4, और एक 4 कमरे इनके ऊपर ऊपर हो जाएंगे, तो आपके पास 8 हो गए ऐसे, और 8 कमरों के बीच में एक चार्ज रखा है, तो हर कमरा उसे बराबर बराबर शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब एक कमरे में 1/8 ऑफ चार्ज आ रहा है। तो आप फ्लक्स जब किसी भी सरफेस से लिखते हैं तो आप लिखते हैं q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q in की वैल्यू q अपॉन 8 है और एप्सिलॉन नॉट तो जिंदाबाद, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, एक चार्ज है q which is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r, if the radius is doubled then outward flux will be, गॉस लॉ का बड़ा सस्ता सवाल है, कहा जा रहा है कि इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से q, इधर से कुछ फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स का मतलब कुछ लाइनें आउटवर्ड निकल रही हैं, कुछ लाइनें निकल रही हैं, कुछ लाइनें निकल रही हैं, कुछ लाइनें निकल रही हैं। if the radius of the Gaussian surface is doubled, बड़ी कर लो भाई, क्या लाइनों में कोई चेंज आएगा, लाइनें जितनी प्रोड्यूस हो रही उतनी तो निकलेंगी यार, उससे ज्यादा थोड़ी निकल जाएंगी। शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इसका मतलब रिमेन्स द सेम, सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला देखें, एक चार्ज क्यू है जो किसी क्यूब के सेंटर पे लोकेटेड है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज, अगेन ये एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है नीट का, और ये बिल्कुल दिया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। आप बीच में पकड़ लीजिए इस चार्ज को। इस चार्ज से बातें करो तो क्यूब के सिमेट्रिक सेंटर पे रखा है। अगर ये क्यूब है तो लॉजिकली इसके लिए सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं, तो जितना फ्लक्स पहली सरफेस से उतना, दूसरे से उतना, तीसरे से उतना, चौथे से उतना, पांचवे से उतना, पीछे सिक्स से, सारी सरफेसेस से फ्लक्स बराबर है। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स थ्रू 1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 2 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 3 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 4 एंड फ्लक्स थ्रू 5 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 6, सब बराबर है। और अगर तुम टोटल फ्लक्स सीखने जाओ तो कहोगे सिग्मा फाई, यानी कि 6 टाइम्स फाई थ्रू अ फेस, हाँ के ना। और टोटल फ्लक्स होता है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना फ्लक्स लिख सकते हो, सोच सकते हो, तो तुम कहोगे Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। काट दे इसको 4 पाई से 4 पाई, बी ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन में बुद्धू बनाए क्या, 4 पाई लगा दिया गया, परेशान ना होना, है ना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 30 डिग्री के एंगल पर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, टॉर्क भी दिया हुआ है। यू ऑल नो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क की जो वैल्यू है वो है 4 न्यूटन मीटर। डाइपोल मोमेंट पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ sin थीटा की वैल्यू 1/2, क्योंकि 30 डिग्री है, कट गया। तो P का जो फॉर्मूला आया दैट इज 4 × 10⁻⁵। P की वैल्यू होती है Q × L, दोनों के बीच की दूरी। तो Q का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई L। 4 × 10⁻⁵ और लंबाई 2 सेंटीमीटर दी है, तो 2 × 10⁻²। जस्ट सॉल्व करिए, आंसर पाइए। मेरी समझ में जो आंसर है ये आ गया 2, इसको काटोगे तो आएगा 10⁻³ यानी 2 × 10⁻³ कूलम, यानी कि 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम, बी ऑप्शन करेक्ट। नीट 2016 डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, सस्ते सवाल आए थे। A dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, then torque acting on it is P cross E। फंडामेंटल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछा गया। अगला सवाल देखिए, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance। ओके, दोबारा पढ़ो सवाल को। When air is replaced by a dielectric medium, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। पहले चार्जेस के बीच में हवा थी, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया। The maximum force of attraction between two charges separated by distance। भैया यहाँ चार्ज है, पहले हवा थी, अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F/K। तो फोर्स डिक्रीजेस K टाइम्स, ठीक है। Two identical charged spherical spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at distance d very smaller than L, ठीक है। Apart because of their mutual repulsion, charge begins to leak from both of the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v, then v varies as a function of x between the spheres as। चलो चेक करते हैं इसको क्या बनता है। सवाल जो दिया है उसको बहुत ध्यान से सुनना कि कुछ ऐसा है, और यहाँ पर दो छोटे छोटे नन्हे स्फीयर्स दिए गए हैं, लंबाई L है और स्फीयर्स के बीच की दूरी जो है वो D है, और D बहुत छोटा है L के कंपैरिजन में, हालांकि मैंने ठीक ठाक बड़ा बना दिया है। अगर D बहुत छोटा है तो थीटा भी बहुत छोटा रहा होगा, और रिपल्शन की वजह से रेस्ट पर है। फिर धीरे धीरे इससे जो चार्ज है वो लीक होने लग जाता है, और लीक होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की जो फोर्स है वो भी घटने लग जाएगी, और बहुत स्लोली का मतलब लगभग इक्विलिब्रियम में रहते हुए ये अप्रोच करने लग जाएगा एक दूसरे की तरफ।
तो ये जो वेलोसिटी होगी अप्रोच करने की, क्या वो वेलोसिटी x के साथ वेरी करेगी? जवाब है हाँ। अगर वो वेरी करेगी तो कैसे वेरी करेगी? तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि d डिस्टेंस ना होकर घटते घटते इनके बीच की दूरी अब कितनी हो गई है? x हो गई। और x के बाद की बातें हम लोग करते हैं। चल इधर चार्ज है q, इधर चार्ज है q, और इसका मास है m और इसका भी मास है m। और हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो x हो गया है, क्योंकि जो बीच का डिस्टेंस है वो लगातार घट रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सोचना इसको। बीच का जो एंगल है, जब इनके बीच का डिस्टेंस d था तभी ये थीटा स्मॉल था, तो अब d से और कम हो गया है तो थीटा तो और छोटा होना है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली क्या बात है वो ध्यान से सुनना कि इस डायरेक्शन में तुम देख पा रहे होगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नीचे की तरफ तुम देख पा रहे होगे कि इसका मास mg, इसका वेट काम करेगा, और यहाँ पर आ रही होगी टेंशन। और अगर तुम इसके कंपोनेंट्स बनाने लग जाओगे तो कंपोनेंट्स पे विचार बड़ी अच्छा तरह से किया जा सकता है कि अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा है बेटे, तो ये t cos थीटा रहेगा, और यहाँ पर t sin थीटा रहेगा। तो लॉजिकली जो t cos थीटा है वो mg के बराबर होना चाहिए, और t sin थीटा जो है वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर होनी चाहिए। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का चार्ज कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि चार्ज लगातार लीक होने लग गया है, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है। पर जिस वक्त की भी हम पिक्चर ले रहे हैं उस पिक्चर में चार्ज q हमने कंसीडर कर रखा है, तो t sin थीटा जस्ट डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो sin अपॉन cos बन जाएगा बेटा tan थीटा। जैसे ही बनेगा tan थीटा, क्योंकि sin को ऊपर रखा है, तो k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और mg नीचे आ जाएगा। आप जानते हैं कि थीटा इज स्मॉल, तो जैसे ही आप थीटा को स्मॉल कहते हैं, आप tan थीटा और sin थीटा को बराबर कर देते हैं। और आप जानते हैं कि sin थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकालने जाएंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो x/2 आधा आ जाएगा, और हाइपो की जगह इस धागे की लंबाई यानी l आ जाएगी। तो आप क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए x/2/l, ये बन गया। तो इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे उठा लीजिए। जब आप यहाँ लेंगे तो क्या बनेगा, ये x/2l इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर mg। आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, x की पावर 3 इक्वल टू k अपॉन mg इंटू 2l इंटू क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा वो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। सोचिए जरा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बनने वाला है। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, कैलकुलेशन x/2l बनना चाहिए, x/2l लिखेंगे, x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और mg सब सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d/dt ऑफ x की पावर 3 इक्वल टू k 2l अपॉन mg, और फिर यहाँ आएगा d/dt इंटू क्यू स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो बेटा, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू 2lk अपॉन mg। ये सब कांस्टेंट है, मुझे इन सबसे मतलब नहीं, मुझे तो क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी थी। 2q dq बाय dt, ये है, ठीक है मेरी बात। मेरे हिसाब से आसान है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, ये तो अब ध्यान से देखने वाली बातें। dx बाई dt क्या बन गया बेटा, v, और यहाँ क्या आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 2lk अपॉन mg, और यहाँ आया 2 और उसके बाद रहा q, और dq बाई dt ये तो रेट ऑफ लीकेज है। और रेट ऑफ लीकेज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ज लीक्स
एट अ कांस्टेंट रेट, तो चार्ज जो है बेटा वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, तो कांस्टेंट है, तो v डिफाइंड बाय c। अब v और x का रिश्ता तो हमें यहीं से दिखाई देने लग जाएगा। कैसे दिखाई देगा? 2Lk 2c बाय mg, और वो 3 नीचे आ जाएगा और 1/x² लिख जाएगा इनटू q। तो यानी v जो है वो डिपेंड कर रहा है 1/x² पे। ऐसा सोचना गलत हो जाएगा, कारण ये किससे आंसर मैच नहीं करेगा। आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं, x की पावर -2 का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? उसका लॉजिक है क्योंकि v सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, v चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज x पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे दूरी बदल रही है चार्ज भी बदल रहा है। तो जस्ट टेक चार्ज फ्रॉम हियर। इस इक्वेशन से जरा चार्ज पे नजर डालो, तो तुमने चार्ज की वैल्यू को क्या लिखा होगा? यहाँ से q² को अकेला कर लो, तो x की पावर 3, ठीक, mg ऐसे रहा, और नीचे आया 2kl। सब बेकार की बातें हैं, लेकिन जो q का फॉर्मूला है x की पावर 3/2 विद सम कांस्टेंट k डैश, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इस सबको भी कांस्टेंट बना दें, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², और q की जगह क्या लिख देंगे? x की पावर 3/2, और प्रोपोर्शनैलिटी हम ले आए हैं। तो जब भी कभी इसको सॉल्व करना होगा तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 -2, तो मेरी समझ में प्रोपोर्शनैलिटी में आंसर आ रहा है -1/2। तो x इज प्रोपोर्शनल टू -1/2, चेक करें, x इज प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू -1/2। एक ऑप्शन करेक्ट है। ये सवाल अच्छा है, 2016 नीट फेज 1 का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। ऑल्दो मेरी समझ में जो सबसे मुश्किल सवाल एक तो ये है, एक ऐसा ही क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। न्यूटन्स लॉज जब कराया था नीट पीवाईक्यू में, वो क्वेश्चन भी लिया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन का ही था। तो ये सवाल में बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचे, हमें 1/x² का फंक्शन नहीं लेना है, चार्ज भी है, इसे भी गायब करना है। यानी v एज अ फंक्शन ऑफ x ओनली वाला कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ मुझे कॉन्सेप्चुअल लोचा भी लगता है इसमें। उसका कारण क्या है कि वेलोसिटी x के साथ बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर यहाँ से जो हमने ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, लेफ्ट वाली फोर्स बराबर राइट वाली फोर्स से जो हमने यहाँ से सॉल्व किया है इसे, ये कॉन्सेप्ट ठीक ठीक नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स बैलेंसिंग कर ली है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं मानी है, एक्सेलरेशन डिसेंट मान लिया है, यहाँ पे निकल के आ रहा है, और वहां पे 0 मान लिया है। तो इस वजह से सॉल्यूशन तो यही है इसका, और ऐसा ही आंसर एक्सेप्ट भी किया गया है, बट इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअली है, कुछ नहीं कर सकते इसका। आगे देखिए, दो पॉजिटिव आयंस हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज q, are separated by a distance d, if f is the force of repulsion between the ions। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सी ऑप्शन आया था इसका, आज ही अभी किया, रिपीट हो गया क्वेश्चन गलती से। चलिए अगला देखिए, दो चार्जेस हैं a और b, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस का चार्ज है, are placed at a certain distance apart from each other, and the force acting between them is F। if 25% of the charge of a is transferred to b, then the force between the charges is। तो एक आदमी के ऊपर चार्ज था q और एक के ऊपर था -q, ये था a, ये था b, बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d, तो फोर्स F है, और F का फॉर्मूला बनेगा kq²/d²। अब 25% इससे निकाल के इसको दे दिया, यानी A बन गया 75%, और इधर अगर -q B में और +q/4 ऐसा हुआ है, तो मेरी समझ में ये जो आंसर है ये -3/4q होना चाहिए। समझ तो यही आती है भाई, ठीक है ना? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा kq²/d² and 9/16, क्योंकि 3/4 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो then force between charges becomes, तो ये f डैश है, f डैश अपॉन f लगा लो, तो 9/16 का ही रेशियो आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 9/16, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2019 नीट का सवाल है, रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं, देखिए कितने आसान है। आज के 15 सवालों की सीरीज खत्म हो जाती है। नीट के सवाल जो आपने अपनी क्लासरूम में पढ़ा, स्कूल में, उससे लग रहे हैं, और अच्छे पेपर्स के क्वेश्चन लग रहे हैं। ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, नीट में अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये उन कॉन्सेप्ट से लगते हैं जो आपने अपने स्कूल में, अपनी क्लासरूम में बिना किसी कंपटीशन को ध्यान में रख के पढ़ा है।
अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जो सिखाए जा रहे हैं उन्हीं पे बहुत मंथन करेंगे, तो ध्यान रखिए अच्छे से अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो साउथ सिटी पीसीएमओ को इसी बात में फॉलो करिए, बहुत शानदार चैनल है, आपके काम का है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो रियलिटी में बच्चों की बहुत हेल्प करता है उन कॉन्सेप्ट्स के साथ जो आपने सीखे। कुछ अलग नहीं सीखना है, उन्हीं से एप्लीकेशन सीखना है। साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करते रहिए, नीट के क्वेश्चंस लगाते रहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।